अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आप बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पीएम मोदी का G7 का जो एक विजिट था उसका आप कैसे देखते हैं और वो मीटिंग कैसी रही उनकी। साथ ही उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहां मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है। क्या लगता है आपको? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं देखिए, चूंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं इन्फो वॉर का जमाना है, बहुत सारी गलत न्यूज़ फैला दी गई थी कि ट्रम्प साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आ गए थे और ये सब चीज़ें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस टाइप की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 चीज़ें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रम्प साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भद तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रम्प साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रम्प के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रम्प साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था आरजू जी, आपको याद होगा जी, ट्रम्प साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। सो ट्रम्प साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है। और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे। प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे। यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देख रहा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग की मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया था फ्लैग डे के लिए। तो देखिए, प्रोपेगेंडा करने में तो आपको देखिए, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ पाकिस्तान को। देखिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया था, ठीक है ना, वो आम पब्लिक जो थी वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही थी कि वो इस टाइम पे गए, तो शायद ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। वो भगवान जाने, मगर ऐसी छोड़ दो यार पाकिस्तान वाले, मतलब ये आम पब्लिक है
भाई माँ कसम, ये आम नहीं अमरूद पब्लिक है आपकी भाई, ये अमरूद जामुन वाली पब्लिक भाई, कुछ भी हमारे उसको बुला लिया, हमारे उसको बुला लिया है। यहाँ भी लोगों ने भी एकदम खरीद लिया कि हाँ भाई वो जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे अभी। सर ऐसे नहीं करें सर, फेंकने में आपका मीडिया भी कोई कम नहीं है, हमारे मीडिया से दो नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। हम लोग गुलेल छोड़ते हैं। मगर सर G7 कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? मोदी जी को उनसे बहुत देर में इनविटेशन मिला था, इंतजार कर करके लग रहा था कैसे जाएंगे ही नहीं, और सिर्फ 9 दिन पहले इनविटेशन आया, जिसपे कहा जा रहा है कि बहुत देर में इनविटेशन आया। ये सब बातें की देर से आए, वो बहुत सी बातें इंटरनल पॉलिटिक्स चली थी, ईरान इजराइल का मैटर चल रहा था, बहुत चीजें चल रही थी, तो ये भी हो रहा था कि भाई G7 होगा नहीं होगा, क्या होगा, अब ट्रम्प साहब को जाना पड़ गया। तो बहुत चीजें थी, डेट कब रखे हैं, मीटिंग कब होगी, क्योंकि बहुत जो समझ लीजिए कि क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये कह देना कि 9 दिन पहले बाद में भारत को कैसे नहीं बुलाएंगे G7 में। अच्छा G7 में देखिए इस बार ईरान इजराइल के मुद्दे से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान को एकदम अकेला कर दिया। ईरान को जो मदद मिलने की उम्मीद थी या कोई भी सहायता यदि ईरान को मिल सकता था तो उसका नाम था चाइना और रशिया को तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि आपने सुना राष्ट्रपति ट्रम्प का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है G7 में, उन्होंने कहा कि भाई आपने इसको G7 किया है, G8 क्यों नहीं रहने दिया, आपने रशिया को क्यों निकाल दिया, जबकि रशिया इज एज मच पार्ट ऑफ द यूरोपियन फैमिली। तो उन्होंने तो सुना दिया, तो इसका मतलब है उन्होंने उनको मैसेज दे दिया, जो ये रशिया का बाइकॉट किया गया है पूरे यूरोप के द्वारा और यूरोपियन पावर्स के द्वारा, जिसको वो कहते कि ओबामा और इन लोगों ने उसकी शुरुआत करी, तो उनका टाइम हैज कम कि रशिया को वापस लाया जाए। तो ये कह के रशिया को मेन लाइन या मेन स्ट्रीम करने के नाम पे उन्होंने ईरान के साथ कोई भी रशियन रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, क्योंकि अब ईरान तो रशियन इंटरेस्ट से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। तो रशियन अगर अपना कुछ भेजते भी आर्म्स एम्यूनेशन या फोर्सेस, वो तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप तो G8 में भी शामिल करो और यूक्रेन के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप यूक्रेन को कि अब ये लड़ाई बंद करो, और NATO इज द मेन फोर्स बिहाइंड द यूक्रेन फाइटिंग कैपेबिलिटी। तो अगर NATO अपना हथियार देना बंद कर दे, NATO अपना पैसा देना बंद कर दे, तो यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा इस वॉर को, लेकिन रशिया लड़ लेगा, क्योंकि रशिया के साथ अमेरिका, रशिया के साथ भारतवर्ष खड़ा है। तो इसको देखते हुए ये बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों नहीं ये देर से दिया गया या ऐसे दिया गया। बहुत चीजें चल रही थी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान भारत कॉन्फ्लिक्ट था, इतनी चीजें हुई हैं, इसको देखते हुए ये सब चीजें टाइम पे की गई, पर भारत को ना बुलाना ये तो असंभव था। जी नहीं खैर, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ना ही हो सकता है कि ना बुलाया जाए। जब वो उसका उस मेंबर है G7 का, तो बिल्कुल बुलाया जाता। लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं सर कि ये जो, अगर हम थोड़ी ईरान और इजराइल की बात भी कर लें, कि कहीं पे आपको लग रहा है कि भारत कोई रोल प्ले करेगा इस वॉर को रुकवाने में, या क्योंकि आप लोगों के तो दोनों से ही टर्म्स है ना, तो दोनों को ही समझा सकते हैं। ना कोई नहीं समझा सकता है, समझाया क्या जा सकता है भाई, ये लोग इतने बच्चे हम कहेंगे हाँ भाई वार बंद कर दो, वार बंद कर देंगे, ये कोई छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं गली मोहल्ले के कि भाई मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, मम्मी ने 2-2 थप्पड़ लगाए। नहीं, मोदी जी तो हमेशा कहते हैं ना कि जी वो रोल प्ले करते हैं जी, पीस चाहते हैं और एयर ऑफ वॉर नहीं है, सारी बातें तो मोदी जी, मतलब ये वाला बातें तो किया करते हैं, तो फिर क्यों नहीं कह सकते? वो मोदी जी को बुलाएंगे तो मोदी जी उनके मुंह पे बोल देंगे कि भाई एयर ऑफ वॉर नहीं है, या नेतन्याहू साहब को भी बोल देंगे कि एयर ऑफ वॉर नहीं है। तो अब तो सर ट्रम्प भी तो आ गए बीच में, अब ट्रम्प, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन ट्रम्प साहब भी तो बीच में आ गए हैं, और अब जो है खुमैनी साहब को भी धमकियां मिल रही हैं कि जी इनको उड़ा देंगे, लेकिन कहते हैं बड़ा इजी टारगेट है, लेकिन फिलहाल नहीं उड़ा रहे। मतलब इस किस्म की बातें क्या शोभा देती हैं आपके ख्याल से अमेरिकन प्रेसिडेंट को? बिल्कुल शोभा देती है। देखिए खामनेई साहब की जिद इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करके रखी हुई है, खामनेई साहब की जिद है ये खाली, वरना अगर वो इजराइल को एक्सेप्ट कर लें, और जब पूरा का पूरा अरबिक जो पेनिनसुला है या अरब स्टेट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो जी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं, बहरीन तक ने जाकर के अब्राहम अकॉर्ड, आपको पता होगा ना, अब्राहम अकॉर्ड में यूएई उसमें वो था भाई, क्या नाम है उसका, जो वन ऑफ द प्रमोटर था। तो अब अब्राहम अकॉर्ड किसने साइन किया था, अभी जो रिसेंटली साइन हुआ था, जितने अरब नेशंस हैं की मेंबर्स में है इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन एंड मोरक्को, सूडान ने भी साइन कर दिया था।
तो पॉइंट ये है कि जब अब्राहम अकॉर्ड हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, देन व्हाई नॉट ईरान? क्या तुक है ये हिजबुल्लाह का, क्या तुक है ये हमास का? हमास और हिजबुल्लाह के पीछे सारी की सारी स्ट्रेंथ तो ईरान की ही है ना, ये तो आपको भी पता है हमसे ज्यादा। तो ईरान ने डिस्टेबलाइज किया। वो जो 1400 बच्चे लोगों की जान गई 7 तारीख को, उसके पीछे खामनेई साहब का हाथ है। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ। ईरानियंस आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मेरे दोस्त हैं ईरानियंस, बहुत अच्छे लोग हैं। मगर आप सोचिए कि वो जिस तरीके का एक डेस्पोटिक इस्लामिक रूल वहां पे लागू करके रखे हुए हैं, क्या वो सही है? बच्चियों के, आपने नहीं देखा था उस बच्ची का जो घूंघट था, अरे सॉरी, वो स्कार्फ के लिए उसकी जान ले ली, उसके बाद मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। अरे भाई ये सब क्या है? लोगों को जीने दो, जिसको जो करना है वो करने दो, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो करेगा, लेकिन आप फोर्स करोगे, आप मारोगे, पीटोगे। तो इन्होंने अब डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये तो उन्होंने बना रखा है समाज। और ईरान में लोग, मुझे नहीं लगता खामनेई साहब के साथ 20-25% से ज्यादा लोग हैं। मोस्ट ऑफ द इरानियंस आर सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस रिजीम को जाना चाहिए। बल्कि ये रेजा पहलवी की फैमिली ने तो ताल ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमें 1970s में निकाला था, टाइम हैज कम फॉर अस टू कम बैक। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि पहलवी जो शाह हैं वहां के, उन्होंने 2000 साल वहां पे हुकूमत करी है। 2000 ईयर्स है भाई, बहुत लंबा उनकी फैमिली का इतिहास है रूलिंग का। तो आप उनको वापस जाने दें, वो उनके एक लेजिटिमेट वो हैं, वो आप लेजिटिमेट रूलर बनते हैं, वो अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करेंगे। सो खामनेई साहब की जिद जो है ना कि हम इसको ईरान को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप इजराइल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अरे आप ईरान को डेवलप करो, 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाने दो दुनिया को। लेकिन नहीं, आपने पूरा जो है उसको वेपनाइज कर दिया है सोसाइटी को कि भैया, और इससे अरब भी परेशान है। आपको मैंने वो दिखाया था ना मोहम्मद बिन सलमान साहब का स्टेटमेंट कि इजराइल का जो लीडर है वो हिटलर है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाहता है, वो अरब में घुस रहे हैं। अरबी मामलों में क्यों घुस रहे हैं भैया आप? वो तो अरबों का मामला है ना, इस्लाम है वो अरबी देख लेंगे। अरबियों से ज्यादा तो आप इस्लाम नहीं जानते हो ना, आप तो कन्वर्टेड हो, फारसी हो। तो पॉइंट यही है कि आप अपनी चौधराहट जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में ले जाके दिखाना चाहते हो, तो वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में जो भी डिसीजन होगा कि इस्लाम कैसा होगा, चाहे वहां की पॉलिटिक्स कैसी होगी, ये सिर्फ अरबी डिसाइड करेंगे। और मेरे हिसाब से तो यूएई और सऊदी अरेबिया, ये 2 कंट्री है जिनको डिसाइड करना चाहिए कि वहां पे फ्यूचर कैसा होगा, चाहे रिलीजन हो और चाहे वहां का पॉलिटिकल ऑर्डर हो। तो अगर अरबों ने ये स्वीकार कर लिया है कि इजराइल एक स्टेट है और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, खामनेई साहब? तो ये तो जिद कर रहे हैं ना। खुमैनी साहब भी इनसे कम जिद्दी थे, ये तो खामनेई साहब तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। तो आई थिंक कि अगर देखें लीडर चेंज हो जाए ना, तो इतने लोगों की हत्या होने से बच जाती है। अगर लीडर लड़ाया जा रहा है, सर इन्होंने तो उनके इतने साइंटिस्ट मार दिए, इतने उनके फोर्सेस के लोग मार दिए, कमांडोज मार दिए। मतलब ये कौन सा तरीका है किसी जगह की भी, जो किसी भी कंट्री में जो है वो गवर्नमेंट चेंज करवाने का? गवर्नमेंट चेंज कराना होता तो खामनेई साहब को टेक आउट करते, वो नहीं किया उन्होंने। तो अभी न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक किया है। तो वो तो कह रहे हैं कि ईरान तो कह रहा है कि जी हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और साथ ही वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहे। ये कहां पे आ गया स्टेटमेंट? मैंने तो नहीं सुना। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हम तो बनाएंगे, हमारा हक है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हक है, बना सकते हैं, लेकिन अभी तो उनका स्टेटमेंट आया कि हम अभी नहीं बना रहे। सर 2 दिन से तो ये स्टेटमेंट आ रहा है। और ये इजराइल वाले कौन होते हैं कि वो उनको बताएंगे कि बनाओ कि ना बनाओ? बिल्कुल होते हैं। अगर आप नहीं, बिल्कुल ये बात तो गलत है। मैं आपसे यहाँ इसलिए नहीं सहमत हूँ आरजू जी, सविनय, बहुत ही हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ। उसका रीजन ये है, आप पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी घोषित जो पॉलिसी है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी क्या है, ये भारत के अगेंस्ट में यूज होगा। सिर्फ आप न्यूक्लियर वेपन सिर्फ भारत के अगेंस्ट में बना के बैठे हो कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, तो भारत को डिस्ट्रॉय करने का हक नहीं है उसको, बिल्कुल है। अगर आप ये कहो कि हम अपना जो है न्यूक्लियर बम बना के रखे, भाई हमें खतरा है, किससे खतरा है? तो हमें इससे खतरा, हमें उससे खतरा। ऐसे इंडिया का न्यूक्लियर बम है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है, वो हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। सर हमें भी तो सिक्योरिटी के लिए है ना। हमें, हमारे जो कहा जाता है सिर्फ भारत से खतरा ही बताया जाता है हमें।
हाँ तो वही तो, जब भारत ने आपके ऊपर कभी हमला नहीं किया, आपकी कोई टेरिटरी को एसिमिलेट नहीं किया, अरे एनेक्स नहीं किया, बांग्लादेश को भी अलग कंट्री बना दी, सारे मतलब जो दिख रहा है उसको आप नकारते फिर और बोलो कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो अगर आप न्यूक्लियर वेपन मेरे लिए बना रहे हो तो फिर मुझे तो हक बनता है कि मैं डिस्ट्रॉय करूं। उसी तरीके से ईरान का न्यूक्लियर वेपन सिर्फ और सिर्फ इजराइल की डिस्ट्रक्शन के लिए है, तो फिर इजराइल का हक बनता है कि वो डिस्ट्रॉय करे। इजराइल तो नहीं कह रहा है ना कि डेथ टू ईरान, कि हम ईरान को मिटा देंगे और यहाँ पे हम जुडाइज्म फैला देंगे, वो तो नहीं कह रहे। वो तो कह रहे ईरान एक बहुत पुराना देश है, ईरान के लोगों को रहना चाहिए, ईरान एक देश के रूप में रहना चाहिए। मगर इजराइल कह रहा है हम ईरान को नहीं रहे, अरे ईरान कह रहा है हम इजराइल को नहीं रहने देंगे। ये क्या बात हुआ? आप कौन होते हो? अगर आप ये पूछो कि आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाए ना बनाए, तो ये इजराइल कौन होता है? अरे ईरान कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि इजराइल देश बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर ये तो अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका ने पाकिस्तान को परमिशन दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान बना पाया। अब अगर अमेरिका ही ईरान को, जबकि ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शन है, इसके बावजूद वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे आपको नहीं लगता कि सामने आया कि वो अमेरिका को भी जवाब दे रहा है और वो इसराइल के साथ भी मुकाबला कर रहा है? इससे बड़ा फुलिशनेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की क्या वो है डेफिनेशन? अपने लोगों को आप सर इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो अटैक कर रहे थे, सैंक्शंस के बावजूद वो इतना टफ किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मूर्खता है ना, अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवा दिए, अपने लोगों को मरवा दिए, ये ताकत है? तुम्हें क्या मतलब है? क्या इजराइल ईरान के लैंड पे बना है? इज इजराइल कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड ऑफ ईरान? तुम चौधरी बन गए हो इस्लामिक उम्मा के कि हम इजराइल को नहीं बसने देंगे। अरे भाई यहूदियों और मुसलमान और अरबी मुसलमानों के बीच का मामला है, उनको निपटने दो। तो आप ये कह रहे हो कि हम इजराइल हम चौधरी है इस्लामिक वर्ल्ड के, तो सऊदी अरबिया ने तो कह दिया, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का स्टेटमेंट है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा फिर तो हम भी बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि कोई अरबी नहीं चाहता भाई कि उनका रिलीजन जो है वो कल को, पहले तुर्कों ने उनसे रिलीजन छीन करके उनको गुलाम बनाया, अब ये कल को फारसी आके उनके सर पे चढ़ जाए, बोले कि हम तुम्हें बता रहे इस्लाम क्या होता है, शियाइट इस्लाम बुलाओ, तुम वहां पे प्रैक्टिस करो। वो नहीं चाहते, वो अपना इस्लाम अपने तक रखना चाहते हैं। तो ये थोड़ी बात हुई कि सर ताकत देखिए, इतनी स्ट्रेंथ है, मिसाइल मार दी, इसको मूर्खता कहते हैं। और ये ताकत तो अमेरिका के पास नहीं है आपके साथ घुस जाए, वो घुस, सबके पास ताकत है, कोई मूर्ख नहीं है यहाँ पे। अमेरिका भी चाहता हो तो इतने न्यूक्लियर वेपन मारता कि वो पाउंड हो जाते, लेकिन नहीं मारा। सबने अपनी अपनी ताकत का रिस्ट्रिक्ट वो उपयोग किया है। तो ये कहना कि सर मिसाइल है मार दिए तो अब, और इतनी सैंक्शंस के बाद, सैंक्शंस क्यों लगी हुई हैं आपके ऊपर? आप अपने लोगों को गरीब रखना चाहते हो क्योंकि आपका एक रिलीजियस जुनून है कि हम इजराइल नहीं बनने देंगे। क्या इजराइल कह रहा है कि आप इस्लाम को मत मानो? क्या वो आपके रिलीजन के प्रैक्टिस में बीच में आता है? नहीं आता है। तो ये कौन सी बात है? ये पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हो या स्पिरिचुअल वॉर लड़ रहे हो कि हम अरबों के लैंड पे इजराइल नहीं बनने देंगे? अरे भाई उनकी किताब है बाइबल, वहां लिखा हुआ है कि ये लैंड ऑफ इजराइल है, गॉड का प्रॉमिस लैंड है। उनके गॉड का भी नाम भी गॉड ऑफ इजराइल था। सब चीजें होने के बाद नहीं जी अब नहीं बनने देंगे इजराइल को। अरबों का लैंड है वो, उनको अरबों से निपटने दो। अरबी जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं, तुम चाचा चौधरी बने हुए हो कि हम नहीं बनने देंगे, हम तो ले लो। फिर अगर इसको आप स्ट्रेंथ कहती है, मैं इसको मूर्खता कहता हूं। देखिए लूट मार करने में और कॉन्करर होने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जिसको आप कॉन्करर कहती है, तारिक बिन जियान हो गए और ये सब मोहम्मद गौरी गजनवी, ये आपके लिए कॉन्करर है, हमारी लिए लुटेरे हत्यारे और अपराधी हैं, बलात्कारी है ये सब। अगर कॉन्क्वेस्ट के नाम पे लड़कियों का बलात्कार करना अगर सही चीज है, अच्छी चीज है, उसको आप स्ट्रेंथ मानती है, आपकी सोच है वो। मैं ऐसी चीजों को स्ट्रेंथ नहीं मानता। मारपीट, डिस्ट्रक्शन और ये कि हम ये नहीं करेंगे, हम इजराइल नहीं बनाने देंगे, तो बना लो, आपके लोग गरीबी में मर रहे हैं। तो सर अभी डायलॉग नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से ईरान और इजराइल के बीच में? 7 दिन का डायलॉग का टाइम था कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो और जो चाहे ले लो। न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? क्या इजराइल ने एक बार कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे? नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे। क्या उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को मिटा देंगे? कभी नहीं कहा। ये भी कथा देने लगते हैं कि भाई अब आ रहे हैं, वो आप क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, मैं यहाँ आपके चैनल पे उसको कोट नहीं करना चाह रहा। जबरदस्ती की रिलीजियस वॉर बनाई हुई है। अरे भाई इस्लामिक वर्ल्ड का कौन है आज की डेट में चौधरी जिसकी बात सुने? मोहम्मद बिन सलमान साहब है, रिसेप तैयब अर्दोगन है, या अली खमनेई है? कौन है? सर हम लोग भी तो है सर, हम भी तो चौधरी हैं इस्लामिक वर्ल्ड के। आप चौधरी नहीं है, आप वो है, क्या नाम है, छुटकू, गुड्डू इसका सर तोड़ दो, चलो वापस आओ जी, तो हो गया। आप समझ रहे हैं, आप छुटकू मुटकू, आप कहीं चौधरी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड की
खलीफा बनने की जो लड़ाई है वो अरबों पे छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को लीडर मानता हूं। वो जो कहेंगे वही इस्लाम है, वो जो कहेंगे वही इस्लाम की पॉलिसी है। मैं अल जायद साहब को मानता हूं, वो जो कहेंगे वही इस्लाम है और वही मगर ये ईरान और इजराइल के बीच में भारत कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? सत्य के साथ, पीस के साथ, समझौते के साथ और वॉर के अगेंस्ट में खड़ा है। हम जाकर के क्या अली खamenei जी हम समझाएंगे? अली खamenei तो हमारी अगेंस्ट में ट्वीट कर देते थे कि भैया मुसलमानों की हालत जो है वो खराब है, ईरान में, इंडिया में, इजराइल में, वो हर जगह मुसलमानों के चचा बने हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, फिर वो सबके घरों में जाकर के झांकने लगता है। तो वो दिक्कत का घर है ना। तो भाई हम तो कह रहे हैं ना कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कहेंगे इजराइल के संबंध में वही पॉलिसी होनी चाहिए पैलेस्टाइन के संदर्भ में। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब को लीडरशिप दीजिए ना। आप एज अ पाकिस्तानी से जाके पूछिए पाकिस्तान के लोगों से जो लोग तेज बन रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब का स्टेटमेंट है, इनको हिटलर कह रहे थे अली खamenei को। वो हिटलर को तो मारा ही ना अंत में रशिया ने और अलाइड फोर्सेस ने। तो पॉइंट ये कि क्या आप अगर मुसलमान हैं तो आप आज की डेट में अली खamenei के साथ खड़े हैं या आप खड़े हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ? मोहम्मद बिन सलमान साहब तो एकदम खड़े, तो चुप हो गए। वो तो कह रहे मारो और इनको मारो, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब का स्टेटमेंट था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो फिर हम सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, क्योंकि अगर ईरान नहीं बनाता तो हमें न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं। तो आप क्या चाहती है, न्यूक्लियर बम का वहां पे आग लग जाए? हर कोई नहीं सर, मुझे तो नहीं सर, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी को भी न्यूक्लियर बम बनाना। बेवकूफी है कि जी मिसाइल मार दी, ये मारने, वो देखो ये बड़ा गैरत वाला है। जरा देख लीजिएगा क्या होगा गैरत का। हिटलर भी बहुत गैरत वाला था, क्या हुआ अंत में? ये सब चीजें स्ट्रेंथ नहीं होती है। समझ, अपने लोगों को भूखा मारना। बेचारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की फैमिली उड़ गई, ये ताकत है? इसके लिए आप खुश हैं? ओ जी देखो कितना ताकतवर था, सारी की सारी जो दिमाग था उनका वो एक झटके में गायब हो गया। सारे के सारे जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड के जो वो हैं वो पूरे के पूरे जनरल में, वो तो सही है, लेकिन सर किसी को भी कमजोर तो नहीं मानना चाहिए ना। ईरान भी तो पलट के जवाब दे सकता है। कमजोर तब माना जाता जब वो कहते कि हम ईरान पे कब्जा करेंगे। ईरान कह रहा हम इजराइल सर, इजराइल ईरान को कमजोर ना समझे, मैं ये कह रही हूँ कि ईरान भी तो इजराइल को कमजोर समझ रहा है, कह रहा हम ईरान को डेथ टू इजराइल। क्यों कह रहे हो? वो तुम्हारे घर में आके घर बनाया है उसने। तुम चचा ममा कब से बन गए भाई, हमें नहीं समझ में आ रहा है। अगर ईरान की कमजोरी तब देखी जाती कि ईरान, यूएसए या इजराइल ये कहता कि हम ईरानियों का जमीन हड़पेंगे, हम वहां पे नया इजराइल बनाएंगे या हम अमेरिका बनाएंगे, तो बात उनकी सही होती कि कमजोर है आप उनके साथ क्यों कर रहे हो। तब तो हम भी ईरान के साथ खड़े हो जाते। ईरान की कोई 1 इंच टेरिटरी नहीं ले रहा है, बल्कि हमने तो वहां पे इतना कुछ होने के बाद उनसे तेल खरीदा है, वहां पे हमने चाबहार का बॉर्डर डेवलप किया। लेकिन ईरान जी चचा बन रहे कि ईरान ये किसकी लड़ाई लड़ रहा है? अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ईरान इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरों की लड़ाई अपने घर में लेके आ गए हो तुम यार। आप ही बताइए आरजू जी, आप तो समझदार हैं। देखिए मैं तो मूर्ख हूं लेकिन आप समझदार लगती हैं। आप बताइए कि क्या ये सच है अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ वो ठीक कर रहे हैं? वो ईरान की लड़ाई, धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सर मुझे लगता है कि दोनों गलत कर रहे हैं और उन्हें बातचीत के जरिए ही हर हाल निकालना चाहिए। ये नहीं कि ईरान पूरी तरह गलत है या इजराइल पूरी तरह गलत है। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो बैलेंसिंग का एक्ट है ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कारण है उसका क्या नाम है इसका। एक बात बताइए, एक लड़की गई रात को 8 बजे घूमने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, उसका रेप हो गया, तो रेपिस्ट और वो लड़की दोनों दोषी हो गए? नहीं, बस बात खत्म हो गई। अब जो रेपिस्ट हो गए पिक्चर देखने जाएगी तो हम रेप करेंगे, ये क्या बात हुआ भाई? तो तुम क्यों निकले 8 बजे रात को? फिर ये वो वाली कल्पना ये नहीं है। नहीं देखिए जी लड़की भी दोषी थी और रात को 8 बजे पिक्चर देखने जाएगी तो होगा ही उसके साथ रेप, तो होना ही चाहिए। इसी को आप जस्टिफाइड करना चाहती हैं आरजू जी? तो ये कह देना कि दोनों गलत नहीं, या तो ईरान के साथ खड़ी हो जाइए या तो इजराइल के साथ। पॉइंट ये है कि यहूदियों के साथ अब जो भी हुआ, एक इजराइल सच्चाई है, इजराइल को स्वीकार करें। यूरोप भी इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा अगर इजराइल बहुत ज्यादा वो पॉलिसी अपनाता, क्या नाम है, एक्सपेंशन की। आप क्या 7 अक्टूबर को जो हुआ ठीक हुआ? ईरान का क्या लेना देना है इस मैटर से? जो लेना देना है सऊदी अरेबिया का लेना देना है, लेबनान का लेना देना है, इजिप्ट का लेना देना है, जॉर्डन का लेना देना है। आप कहां से चाचा बन गए इसके? चलिए इजराइल दुष्ट है आरजू जी, इराक और ईरान में कौन सही था?
जब से ये बने हैं, सिवाय 8 साल वो लड़ाई लड़ी है उन्होंने, 8 साल। कौन सही था उसमें? और उसमें क्या ईरान कमजोर था? सबसे सर ज्यादा उधर भी अमेरिका अपने हथियार बेच रहा था, यहाँ भी अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है और वॉर को हवा दे रहा है, और कुछ नहीं, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना ये बिजनेस कर सारे रहा है। मिडिल ईस्ट के देश क्यों लड़ रहे हैं हथियारों के साथ भाई? इंडिया के पास भी है, इंडिया तो नहीं लड़ रहा है। क्या कहा इंडिया जा के पास सकता है है, सर, वो मंगोलिया के इतने पास है, जापान के पास बेवकूफ है, है। थाईलैंड के पास है, लाओस के पास है, म्यांमार के पास है, ये सब तो नहीं लड़ रहे हैं। ये खैर हाँ मिडिल ईस्ट लेकिन में हथियार को लेकर के लड़ने में गलत चले है। जाना भाई, क्योंकि पॉलिसी है भाई कि हथियार के सबमिट करो, धिम्मी बनो, हमारे नीचे रहो। नेचर है लड़ने का, इसलिए लड़ रहे हैं। हमको बंदूक दे दीजिए, हमारे तो 4 दिन बुखार हो जाएगा बंदूक देख करके, और आप क्या पे लहरा रहे हैं भाई, शादी ब्याह हो रहा था धर 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 धर, और खुशियां भी मना रहे हैं, ये देखो हमारे यहाँ होता है, और उसके बाद कह रही है जी बंदूक अमेरिका दे रहा है। शादी ब्याह में जो धर 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 करती हैं, उसका वीडियो दिखाते समय अपनी छाती जो ठोकते हैं वो लोग, वो ये बोलते हैं अमेरिका के कहने पर हम ये कर रहे हैं। कल्चर है भाई, नेचर है वो। फोर्स को अभी आप ही क्या स्टेटमेंट है, ईरान देखो इतनी सैंक्शन के बाद मिसाइल मार दी। अरे बहुत बढ़िया भाई, जब क्या आदमी है, ताकतवर है, पूरा का आदमी ताकतवर कह रही है। तो पॉइंट यही है कि ताकतवर मतलब डर नहीं रहा। पाकिस्तान अगर होता तो बहुत पहले डर गया होता, मैं ये कह रही हूँ। हम इस तरह से सैंक्शंस के अंदर होते तो खुदा ना खास्ता, तो हम तो ऐसे अटैक के मूड में नहीं होते, लेकिन नहीं नहीं ईरान कर नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप होते, आप चूंकि आपके अंदर इंडियन खून है, दिमाग है, आपने दिमाग लगाया हुआ है, जो जो काम इन्होंने किया है, ये हमास, और जो ये हमास का मतलब जमातुद दावा, हिजबुल्लाह का मतलब लश्कर ए तैयबा, सेम चीज आप कर रही हैं, सेम चीज आपने किया है जो वहां पे होता है। जैसे ही 7 अक्टूबर हुआ उसी टाइप का पहलगाम था, डिट्टो, एकदम सेम। उसमें भी वो बेचारे लोग पार्टी कर रहे थे और ये हवा से आए और गोलियां मार दी। यहां भी वो बेचारे पहलगाम में टूरिस्ट थे और आप लोग आए छुप करके कहीं से गोलियां मार दी निहत्थे लोगों पे, वो पूछ करके कि अब कलमा पढ़ो, ये पढ़ो, पैंट सरका के दिखाओ। तो ये देखिए, ये नेचर में है, स्वभाव में है। वरना आपके यहाँ पे शादियों में लोग, जैसे जापान की शादी में चली जाइए, मेरे दोस्त की जापानी था, मैं शादी में गया था, नहीं किसी ने बंदूक चला करके ओ जी ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा ओ यारा ओ, ये तो नहीं कर रहा था, बड़ा शांति से शादी हुई। गलत है सर, नहीं होना चाहिए। ये मैं तो खुद अगेंस्ट उसके कि शादियों पे ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होना चाहिए, मगर कारण समझिए, अमेरिका के वेपन देने से लोग ये नहीं करते, ये नेचर है, वो ताकत को ही लेजिटिमेसी समझते हैं। जापानीज की शादी में नहीं होता, जर्मन की शादी में नहीं होता, भारतीयों की शादी में कहीं कहीं होता है। हमारे यहाँ भी यूपी बिहार में टेंट वाला बेचारा आता है, अपना टेंट लगाता है, साले गोली चाल के उसका टेंट फाड़ देते। अब उसका तो भट्टा बैठ गया ना, शामियाने का खर्चा बैठ जाता है, फिर उसका लड़ेंगे भी कि हम कायदे हम कायदे। इसलिए ये इसको कहते हैं, देखिए सभ्यता, सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अ मैन और अ वुमन, वी आर बोर्न एज वायलेंट पीपल, ठीक है ना? हम सभ्य बनाते हैं बाय आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट ऑफ लॉ। लॉ आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, लॉ नेचर में नहीं होता है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोगों को पीसफुल बनाते हैं, वही सभ्य होता है। सभ्य व्यक्ति कौन है? जो शांत है, जो क्षमाशील है, जो हथियार नहीं उठाता, जो वायलेंस को नकार चुका है, वो सभ्य है। हमने नकारा था, हमारे ऊपर आ गए जी सेंट्रल एशिया से, इधर से उधर से, वो क्या नाम है, तारिक बिन जियाद आ गए, तो कभी मोहम्मद बिन कासिम आ गए, तो हम सभ्य थे। हमको सर वो भी सब पीसफुल लोग थे सर, बहुत पीसफुल थे। ओए होए, वो पीस जो है वो वाला पीस, PIEC वाला पीस है, सर वो वाला पीस है, सर वो वाला पीस। ये तो ये सब आप ना, मुझे जब देखिए अमेरिकन लड़ाई की वजह से लड़ते, अरे भाई आप देखिए ये कल्चर है, अब धम 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 गोलियां चल रही है, दुल्हन आ रही है, दुल्हन बेचारी से पटा के गई है कि पिया गए हैं, वहां से ले आए हैं तोप और टैंक। अरे भाई अगर आप इजाजत दे दीजिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अरबों की, पाकिस्तानियों की, इनकी शादियों में ये साले को टैंकों से गोले मारने शुरू कर देंगे कि भाई हमारी शादी में टैंक अरे चले। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए सर, अमन की बात होनी चाहिए, और यकीनन जो बेचारे मासूम है उनकी जाने नहीं जानी चाहिए। बातचीत के जरिए ही हर मसले का हल जो है वो निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आलू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।